नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका राजस्थान अध्ययन की इस श्रृंखला के अंदर। साथियों, पहले वीडियो के अंदर हम शुरू के दोनों पाठों पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पहला अध्याय राजस्थान एक परिचय और दूसरा राजस्थान का इतिहास। आज का जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा इतिहास जानने के स्रोत, यानी ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि किस राजवंश का कौन से क्षेत्र पे शासन था, किस राजवंश के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। पहले प्रश्न से मैं शुरुआत करता हूं आपके समक्ष कि इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में बांटा जाता है। देखिए साथी, इतिहास जो बांटा जाएगा ना, वो दो भागों में बांटा जाएगा। पहला तो आपका आएगा पुरातात्विक स्रोत और दूसरा आपका आएगा साहित्यिक स्रोत। किसी भी भूमि से अगर खुदाई के अंदर इतिहास की कोई प्रमाणिक जानकारी मिलती है तो उसे पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है, जबकि इतिहास के वे समस्त साक्ष्य जो कि लिखित रूप में उपलब्ध है उनको साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। जो विभिन्न कवियों के कोई काव्य वृत्तांत हो या कोई साहित्यिक कृतियाँ हों, वो समस्त साहित्यिक स्रोत के अंदर आएगी। दूसरा प्रश्न है प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें स्थान घटनाओं के संदर्भ में जानकारी मिलती है, कि प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें घटनाओं की जानकारी मिलती है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। प्रतिहारों की जानकारी की जो हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो याद रखिएगा प्रतिहारों की जानकारी है वो हमें घटियाला अभिलेख से मिलती है। साथियों, घटियाला अभिलेख जोधपुर से मिला था। घटियाला अभिलेख है वो जोधपुर से मिला था और कहा जाता है कि इस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिला था कि राजस्थान में सती प्रथा भी संचालित थी। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था, संस्कृत भाषा में उल्लिखित था, यह संस्कृत भाषा में भी लिखा गया था। आगे का प्रश्न है चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है। चौहान वंश के इतिहास की जो हमारी जानकारी है वो हमें बिजोली अभिलेख से मिलती है। ये चौहान वंश से संबंधित था, गुणभद्र के द्वारा इसे लिखा गया था। आगे है रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलने वाले जो अभिलेख है उसको कहा जाता है चिरवा का अभिलेख। कौन सा कहा जाता है, उसे चिरवा का अभिलेख कहा जाता है, जो कि उदयपुर से प्राप्त हुआ था। जानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में किस वंश की जानकारी मिलती है, तो याद रखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक इतिहास था, तो इसमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। और कहा जाता है कि जानक ने इसे पूरा नहीं लिखा था, जानक ने इसे पूरा नहीं लिखा था, जानक के पुत्र ने इसके पूरा आगे उसे बढ़ाया था। देखिए, दो ग्रंथ पृथ्वीराज के संदर्भ में महत्वपूर्ण दो ग्रंथ हमारे समक्ष आते हैं। एक आता है पृथ्वीराज रासो, एक आता है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदई के द्वारा की गई थी, जबकि पृथ्वीराज विजय की रचना है वो जानक के द्वारा की गई थी। ये दोनों तथ्य महत्वपूर्ण है, याद रखिए, एग्जाम की दृष्टि से कंफ्यूज करने वाले ये प्रश्न है। आगे प्रश्न है हमीर महाकाव्य किसकी रचना है। हमीर महाकाव्य है वो नैन चंद्र सूरी की रचना है। हमीर महाकाव्य में हमें ये जानकारी मिलती है कि चौहान वंश, उस समय चौहान वंश के ऊपर जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, रणथंभौर पर उनकी विजय होती है, उस टाइम किस प्रकार युद्ध में उन राजाओं के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, कैसे वहाँ जोहर होता है, ये जो समस्त जानकारी है वो हमीर महाकाव्य के अंदर मिलती है। आगे है पश्चिम भारत की यात्रा किसकी रचना है। पश्चिम भारत की यात्रा ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। कर्नल जेम्स टोड ने 1828 के अंदर दो पुस्तकों का प्रकाशन किया था, एक एनल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और दूसरी किताब थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। तो उस जो दूसरी किताब थी उसके अंदर पश्चिम भारत की यात्रा का उन्होंने वर्णन किया था। आगे है वंश भास्कर की रचना किसने की है। वंश भास्कर की जो रचना है वो सूर्यमल मिशन के द्वारा की गई थी। ये बूंदी के राज दरबार के कवि थे। इन्होंने इस ग्रंथ को पूरा नहीं किया था। इनके बाद इनके पुत्र मुरारीदान, जो कि एक दत्तक पुत्र था, उसने डिंगल भाषा के अंदर इस वंश भास्कर ग्रंथ की रचना की थी। आगे है वीर विनोद किसकी रचना है, तो वीर विनोद है वो कवि श्यामल दास की रचना है। वीर विनोद वो कवि श्यामल दास की रचना है। मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो मारवाड़ राज्य के इतिहास की रचना विश्वेश्वरनाथ रेव के द्वारा की गई थी। विश्वेश्वरनाथ रेव के द्वारा मारवाड़ राज्य के इतिहास की पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 12 है, मैंने व्याख्या सहित 20 से 25 प्रश्नों पर चर्चा आपके समक्ष करी है कि इतिहास जानने के क्या क्या हमारे समक्ष स्रोत है। आगे का जो पाठ है वो है अध्याय 4 राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, यानी राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी ऐतिहासिक जानकारियों के सभ्यता स्थल हैं जहाँ के द्वारा यहाँ के नगरीय व्यवस्था, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है।
पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रशस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए? यानी वे कौन सी नदियां हैं जिनके आसपास प्रशस्तर युग, कौन सा युग, प्रशस्तर युग की जानकारी हमें मिलती है? तो याद रखिएगा, बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे प्रशस्तर युग की जानकारी हमें मिलती है। धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इतिहास के अंदर यह बात प्रमाणिक है कि सर्वप्रथम जिस धातु की खोज की गई थी उसका नाम था तांबा। और इससे अतिरिक्त कौन सा पालतू जानवर सर्वप्रथम खोजा गया था? तो उसका उत्तर होगा कुत्ता। सर्वप्रथम खोजा गया पालतू जानवर था वो था कुत्ता। आगे का प्रश्न है, राजस्थान में ताम्र सभ्यता का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो राजस्थान में जो ताम्र सभ्यता का अवशेष है वो कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर जिसे ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है, गणेश्वर जिसे ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है, और आहड़ जिसे ताम्रवती या तांबावती के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कालीबंगा सभ्यता है वो प्राचीन दुष्दती और लुप्त सरस्वती के किनारे स्थित थे। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952-53 में करी थी। उसके बाद इसका एक बार पुनः खोज की जाती है। कल अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा के उत्खनन जो कार्य है वो बीबी लाल व बीके थापर के द्वारा 1961 और 1961 से लेकर 1969 के अंदर किया जाता है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने वाले कौन से दो व्यक्ति थे? तो बीबी लाल और बीके थापर। देखो, सर्वप्रथम जो खोज है वो हमने पढ़ी कि खोज अमलानंद घोष ने करी थी 1952-53 में, जबकि इस पे उत्खनन यानी खुदाई का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था? खुदाई के कार्य है वो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा करवाया गया था। आगे है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हनुमानगढ़ में एक प्रसिद्ध मंदिर भद्रकाली मंदिर जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो इसका खुद का नदी का जो पार्ट है उसको स्थानीय भाषा में वहाँ क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। और कहा जाता है कि वर्षा ऋतु के अंदर ये नदी इतनी प्रकोपित हो जाती है कि इसका जो पानी है वो पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक भी चला जाता है। कालीबंगा में नालियाँ किस से बनी हुई थी? तो कालीबंगा जो सभ्यता है वहाँ नालियाँ लकड़ी और ईंट से बनी हुई थी। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो प्रश्न, वह कौन सी सभ्यता जहाँ भवन निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो उत्तर होगा हमारा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं या यज्ञ कुंड कहाँ बनी हुई थी? तो चबूतरों पे, घर के आगे जो चबूतरे थे उन पे अग्नि वेदिकाएं मिली थी। कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? कालीबंगा की जो नगर नियोजन सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता के समान थी। सिंधु सभ्यता की तरह प्रमाणिक जानकारी कालीबंगा में भी मिली कि यहाँ की जो नगर नियोजन की व्यवस्था है वो सिंधु सभ्यता के समान थी। कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? तो जो पूरा नगर होता था उस नगर की चार द्वारी के बाहर इतना पूरा नगर है जो कृषि वाला क्षेत्र था, वो नगर के बाहर का क्षेत्र था वो कृषि क्षेत्र था, यानी नगर से बाहर की जाती थी। गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए? यानी पीने के वो पात्र जिनकी आकृति गाय के मुख के प्याले के समान थी वो कहाँ से मिले थे? तो इसका उत्तर होगा हमारा कालीबंगा। तांबे के बेल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा सभ्यता से। कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? कालीबंगा सभ्यता। किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना कंगा प्राप्त हुआ था? कालीबंगा सभ्यता से हमें हाथी दांत से मिला हुआ कंगा प्राप्त हुआ था। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, हमने पढ़ के आए कि कौन कौन से चीज़ें यहाँ मिली, तो उनमें से मुख्य चीज़ें मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि नगरों से बाहर कृषि की जाएगी, कालीबंगा सभ्यता। तांबे के बेल की मूर्ति कहाँ मिली थी? कालीबंगा सभ्यता। गाय के मुख के समान प्याले कहाँ मिले? कालीबंगा में मिले थे। और कांस्य का जो दर्पण था वो भी किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ था। हाथी के दांत से बना कंगा भी किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण माना जाता है? तो कहा जाता है कि नदियों के पानी सूखने और मरुस्थल बढ़ने के कारण यह कालीबंगा सभ्यता नष्ट हो गई थी। आगे का प्रश्न है, उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? तो उदयपुर की जो ये आहड़ सभ्यता है उसको स्थानीय भाषा में उस क्षेत्र को धूलकोट कहा जाता है, जो कि किससे संबंधित थी? आहड़ सभ्यता से संबंधित थी। इसे आघाटपुर या ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो सभ्यता स्थल है यह ताम्र पाषाण युगीन था। कौन सा था? जो आहड़ सभ्यता है ये कैसी थी? तो आहड़ सभ्यता है वो आपकी ताम्र पाषाण युगीनीय थी। आहड़ ताम्र पाषाण युगीनीय
थी। कैसी थी? ताम्र पाषाण युगीय सभ्यता थी। ये आप याद रखिएगा कि आहड़ सभ्यता है वो ताम्र पाषाण युगीय सभ्यता थी। किस स्थान से पहले तांबावती के नाम से जाना जाता था? ये जो धूलकोट है ना, इसको तांबावती, ताम्रवती या आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। धूलकोट की दीवारें किससे बनी हुई थी? धूलकोट की दीवार है वो पत्थर और मिट्टी से बनी थी। हमने पढ़ा कालीबंगा के अंदर कि वहाँ जो भवन निर्माण है वहाँ दीवारें ईंटों से की गई थी, जबकि पत्थर निर्माण आहड़ सभ्यता के अंदर था। किस सभ्यता के मकानों में हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे? आहड़ सभ्यता के अंदर हमें 6 चूल्हे एक ही मकान में प्राप्त हुए थे। इसका मतलब क्या है कि एक ही परिवार में अगर 6 चूल्हे मिलना है, किसका प्रतीक है? तो यह सामूहिक परिवार का प्रतीक था। मतलब कि अगर परिवार अलग अलग होते तो उनके चूल्हे अलग होते। यहाँ कैसी प्रथा थी? तो याद रखिए, यहाँ स्वीकृत परिवार प्रथा थी। कौन सी परिवार व्यवस्था थी? स्वीकृत परिवार व्यवस्था थी। अर्थात एक ही परिवार के 6 चूल्हे मिलना सामूहिक परिवार का उल्लेख करता है। तो प्रश्न आ जाता है कि किस सभ्यता के अंदर स्वीकृत परिवार का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिए, आहड़ सभ्यता के अंदर सामूहिक परिवार या स्वीकृत परिवार का उल्लेख मिलता है। कौन सी सभ्यता? वहाँ उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था। तो उच्च कोटि का जो चावल उत्पादन है यह आहड़ सभ्यता में किया जाता है। नदी संभावित क्षेत्र थे, यहाँ जल की पूर्ण व्यवस्था होने के कारण यहाँ किसकी कृषि की जाती थी? चावल की कृषि की जाती थी और यहाँ चावल का उत्पादन किया जाता जो कि उच्च कोटि उच्च किस्म के होते थे। आहड़ सभ्यता में प्राप्त चूल्हे किस प्रकार से बने थे? भट्टी के आकार के चूल्हे किस सभ्यता से मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता से भट्टी के आकार के चूल्हे प्राप्त हुए हैं। कौन से स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में निपुण थे? तो कहा जाता है, देखो आहड़ में खुदाई में भट्टियां मिली है, तो यहाँ बर्तन बनाने की कला में निपुण किस सभ्यता के लोग थे? तो आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे। आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? आहड़ सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए वह लाल भूरे रंग के थे। आगे प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता में 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुए? तो आहड़ सभ्यता से 26 किस्म की मणि, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई थी। धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर का निर्माण किया? तो गिल्लूंड और भगवानपुर ऐसे 2 नगर हैं जो धूलकोट या आहड़ सभ्यता नष्ट होने के बाद तो नए नगर सृजित किए गए थे। उदयपुर की वल्लभनगर तहसील का बालाथल, बालाथल किस सभ्यता से संबंधित था? तो बालाथल जो सभ्यता है वो ताम्र पाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से ही संबंधित थी। मैंने आपको बताया कि आहड़ सभ्यता जिसे आघाटपुर या ताम्रवती के नाम से जाना जाता था, यह सभ्यता ताम्र पाषाण युगीय थी। किस सभ्यता में 11 कमरों का एक बड़ा भवन व एक दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए? तो बालाथल में कहा जाता है कि 11 कमरों का एक बड़ा भवन प्राप्त हुआ था। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा किस सभ्यता के अवशेष मिले? तो बालाथल से केवल तांबे के नहीं अपितु लोहे के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि वह कौन सी सभ्यता है जहाँ ताम्र सभ्यता के अलावा लोहे युगीन सभ्यताओं का भी पता चला है? तो उसका उत्तर होगा हमारा बालाथल सभ्यता। लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ प्राप्त हुई है? लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है बालाथल से। बालाथल सभ्यता से लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। आगे है, बेराट जयपुर के अलावा किस स्थान से बने कि विराट जो कि जयपुर में कि किस तरह से बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले? कि विराट जयपुर से तो बुने हुए वस्त्र, सूती वस्त्र का उल्लेख मिला है। इसके अलावा ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ की बुने हुए सूती वस्त्रों को उल्लेख प्राप्त हुआ? तो वो है बालाथल। वो कौन सी सभ्यता है? बालाथल सभ्यता है। वह बुने हुए कपड़े, ताना बाना, शोधित कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो याद रखिएगा, सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर नामक स्थान से गणेश्वर सभ्यता के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचित संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र संचित संस्कृति के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर से कौन से तांबे का उपकरण पश्चिम एवं मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? तो दोहरी परतदार शिरावली तांबे की जो पिन होती थी उसको पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया था। किसी क्षेत्र से सामान मंगवाना आयात कहलाता है, जबकि किसी क्षेत्र में व्यापार के लिए सामान भेजना वो निर्यात कहलाता है। गणेश्वर सभ्यता में कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए थे, मतलब बर्तन प्राप्त हुए थे? तो 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे। लोहाकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से ऐसे कौन से स्थल हैं जहाँ लोहाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले? तो बेराट, संबर, बागोर व रेड ऐसी सभ्यताएं हैं जहाँ लोहाकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में प्राप्त हुए। बेराट किस जिले में? बेराट या विराटनगर किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। देखो, यह पूर्व का जो है ये मत्स्य क्षेत्र था जिसकी राजधानी विराटनगर थी, उसके बाद इसका नाम विराट पड़ा।
विजय की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध किससे है? तो विराट से ही है। विजय की पहाड़ी व भीम डूंगरी का संबंध किससे है? तो वो किससे? आपका विराट से है। महाभारत काल में विराट को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में विराट को विराट नगर के नाम से जाना जाता था। पांडवों के द्वारा 1 वर्ष का जो अज्ञातवास निकाला गया था वो किस क्षेत्र के अंदर निकाला गया था? पांडवों ने 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है वो विराट नगर में ही बिताया था। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र क्या रहे? राजस्थान में मौर्यकालीन जो प्रमुख केंद्र है वो रहा है विराट, क्योंकि यहाँ अशोक का बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है। किस स्थान से अशोक के बाबरू शिलालेख व बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? यानी किसी क्षेत्र से किसी धर्म संप्रदाय के अगर साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ उस धर्म का प्रभाव रहा होगा। तो जो अशोक के बाबरू और बौद्ध मठ के अवशेष है ना, वो किस सभ्यता से मिले थे? विराट सभ्यता से मिले थे। राजस्थान में किस सभ्यता स्थल में एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो कहा जाता है कि विराट की खुदाई के अंदर एक ही कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। आगे का प्रश्न है, 36 जो चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई थी उनमें कितनी भारतीय यूनानी शासकों की थी? तो कहा जाता है कि उनमें 28 मुद्राएं ऐसी थी जो कि भारतीय यूनानी शासकों की थी, जबकि जो बाकी की 8 मार्क थी वो पंच मार्क थी। बाकी की जो 8 थे 28, 8, 36 यानी 28 तो भारतीय यूनानी शासकों की थी, जबकि बाकी की जो 8 थी 36 मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंच मार्क की थी? तो बाकी जो 8 थी वो पंच मार्क थी। यानी कितनी मिली थी? 36 मिली थी, उसके अंदर 28 तो मुद्राएं ऐसी तो जो भारतीय यूनानी शासकों की थी, जबकि 8 ऐसी थी जो कि पंच मार्क से थी, पंच मार्क से संबंधित थी। कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक यानी जो ये अब जो निशान बनाते हैं, ये खुदाई में जो स्वास्तिक वाला निशान है इसे स्वास्तिक के नाम से जाना जाता है। स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह, आयुक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील, हाथ से बना वस्त्र प्राप्त हुए। तो हाथ से बने हुए वस्त्र हमने पढ़ा कि जो बलत्थल सभ्यता और विराट सभ्यता से प्राप्त हुए थे। तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे कि चांदी की मुद्राएं कि जो मिल रही है, 36 मुद्राएं मिली विराट के एक ही कमरे के अंदर, उनमें 28 भारतीय यूनानी शासकों की, जबकि 8 जो मुद्राएं हैं वो किससे थी? पंच मार्क से संबंधित है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो विराट सभ्यता है यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ, 36 मुद्राएं प्राप्त हुई, बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य मिले, लोहे की कील, नाचता हुआ पक्षी के चित्र भी मिले, अलंकृत घड़े भी प्राप्त हुए थे। आगे का जो हमारा अध्याय है वो है 5वां, आज़ादी से पूर्व राज्य सरकार का स्वरूप। देखो इस अध्याय में ये बात बताई गई है कि जो इसमें मैंने प्रश्न नहीं लिखे, मुख्य 2-3 नाम है उन पे मैं चर्चा करूंगा आपके समक्ष इस पाठ से संबंधित, कि प्रश्न नहीं लिखे हुए। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो आपका आज़ादी से पूर्व यानी 1947 से जो पहले का समय है, मध्यकाल हो या उससे पहले भी आपका जो प्राचीन काल है, उसके अंदर जो शासन था वो किस प्रकार किया जाता था। देखो समस्त राज्य की शक्ति का जो सर्वोच्च केंद्र होता था वो होता था राजा। राजा के अंदर उसके कार्यों में सहूलियत प्रदान करने के लिए मंत्री रखे जाते थे। हर विभाग का अपना एक अध्यक्ष होता था, जैसे कृषि है तो कृषि विभाग का अध्यक्ष, आपका सैन्य प्रबंधन तो सैन्य प्रबंधन का कोई अध्यक्ष, इस प्रकार राजा शासन करता था। राजा का सहयोग करने के लिए उनकी एक पूरी मंत्री परिषद होती थी जो राजा के कार्यों में सहयोग करती थी। इसके अलावा इस अध्ययन के अंदर कुछ मुख्य चीज़ें भी आती है कि परगना क्या है। देखिए राजा के द्वारा अपने भाई बंधुओं को द्वारा या अपने पारिवारिक व्यक्ति जो विश्वास पात्र लोग थे उनको कोई ना कोई जागीर दे दी जाती थी, यानी छोटे मोटे क्षेत्र दे दिए जाते थे। जो उन जागीरों पर शासन करते थे उनको परगना या जागीर के नाम से जाना जाता था, और जो उनका मुख्य व्यक्ति होता था उनको परगना अधिकारी या सामंत या जागीरदार के नाम से जाना जाता था। ये राजा को क्या उपलब्ध करवाते थे? ये राजा को उस क्षेत्र से कर वसूल कर उपलब्ध करवाते थे। इसके अलावा इस अध्याय के अंदर 2 नाम भी आए हुए हैं कि बख्शी क्या है, खजांची क्या है। तो बख्शी का मतलब क्या होता है कि जो सैन्य कार्यों का प्रबंधन का जो मुख्य है, जैसे सेना का कितना वेतन होगा, सैन्य अधिकारियों की भर्ती कैसे की जाएगी, किस युद्ध में कौन सी सेना भाग लेगी, ये जो कार्य है ये किसके द्वारा की जाती थे? बख्शी के द्वारा किया जाता था। जबकि दूसरे व्यक्ति के इसमें जो नाम आया था वो आया था खजांची। खजांची का मतलब क्या होता है? जो खजाने की देखभाल करने वाला व्यक्ति है कि कोष के अंदर कितना धन पड़ा है, किसको कितना वेतन दिया जाएगा, ये जो कार्य है ये किसके द्वारा किया जाता था? ये खजांची के द्वारा किया जाता था। राजस्व का निर्धारण किससे होगा? किस क्षेत्र से कर लिया जाएगा, किस क्षेत्र से कर आया या नहीं आया, यानी जो राजकीय कोष की जो समस्त जानकारी होती थी वो खजांची के पास होती थी। इस अध्याय में आगे ये भी लिखा गया है कि ये जो व्यवस्था थी
ये जो जागीरदारी व्यवस्था थी, ये सब आपकी रकत संबंधी या वंशानुगत था। मतलब एक ही परिवार के व्यक्ति राजा बनते, राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा, उसके बाद उसके जो ज्येष्ठ पुत्र वो राजा, यानी एक ऐसी प्रक्रिया चली जा रही थी जिसका नाम था वंशानुगत प्रक्रिया कहा जाता है। इसी अध्याय में ये बात कही जाती है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव समाप्त हो गया था और जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। तो उसके अंदर जो अनेक बदलाव किए गए, आपका गवर्नर जनरल बनाए गए, जो सारी प्रक्रिया वायसराय है वो बनाए गए। और इसी में आगे लिखा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में प्रथम विधानसभा का चुनाव किया जाता है। 1952 में राजस्थान प्रथम विधानसभा का चुनाव किया जाता है। ये जो स्वतंत्रताएं मिली थी, ये जो सबसे पहले ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो IGA है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट भारत सरकार अधिनियम जो 1 अप्रैल 1937 को लागू होता है, उसी के अंदर जो नियमावली थी उसी के हिसाब से कैबिनेट मिशन आता है, आयोग बनते हैं, उसी की सिफारिशों पे भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाता है। 1952 में प्रथम राजस्थान का विधानसभा